तो हमारे घर के लोग तो काफी खिलाफ थे, खिलाफ बोल के भी नहीं, मगर वो इसकी दुम भी नहीं जानते थे, कला वाला की, ये सारी चीज की तो उनको तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो इसलिए उस टाइम पे मैं क्या करता था कि कुम्हार का घर मेरी कार्यशाला, नक्काशी वालों का घर मेरी कार्यशाला, यहाँ तबला पेटी की दुकान थी, वहाँ बैठ के मैं काम करता था। वहाँ औजार हथियार से सब था, तो चमड़े का बहुत काम वहाँ सीखा मैं। तो वहाँ सुनार की दुकान में मेरा वर्कशॉप चलता था। तो जो उन्हीं के घरों में जाकर के मैं ये बहुत काम सीखा, बहुत काम सीखा उन्हीं के घरों में रह करके, उन्हीं के घरों साथ में रह करके उनके लिए ही काम करना था। हाँ, हमारे घर वालों की एक खास बात थी कि मैं कुछ भी किया तो कभी रोके नहीं हो लोग, ये क्यों क्या। तो अखाड़ा चलते समय पे मैं उस टाइम पे बहुत रात से घर में आता था, बहुत घूमता था। तो एक दिन रात में, बहुत रात से जब घर पहुंचा तो हमारे पिताजी जाग रहे थे उस दिन। तो पिताजी मेरे को बुलाए, बुला के बोले देखो तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इससे हमको कुछ ये नहीं है, क्योंकि हमको विश्वास है, भरोसा है। मगर बोले कि एक चीज अगर करना ही है तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया का भला हो, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम देश का भला हो, और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने इलाके का भला हो, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर का भला हो, और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपना तो भला कर लो। ये पिताजी मेरे को एक बात बोले थे। हाँ, किसी का तो भला, कम से कम किसी का नहीं कर सकते तो खुद का तो भला कर लो। बोले और हमको कुछ नहीं है, तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे इससे कुछ ये नहीं है। तो इसलिए कभी रोके नहीं, क्योंकि हमारे जो काम थे उस समय काफी एक अच्छे काम माने जाते थे। तो रथोत्सव होता तो अखाड़े के बच्चे काफी बड़ा इंतजाम करते हैं वहाँ। किसी के घर में शादी ब्याह है तो भोजन से लेकर के, भोजन खिलाने से लेकर पत्तल उठाने तक का सभी बच्चे करते थे, जिम्मेदारी उठाते थे, कहीं भी जाके जिम्मेदारी उठाते थे, इसलिए लोगों को बुरा नहीं लगता था। और कई बार तो लोग, मैं अगर घर पे जाकर के बच्चों को उठाता तो लोग बच्चों को गालियां देते थे कि अरे तुमको गुरुजी आके उठाना क्या, हाँ करके, हाँ तुम नहीं उठ के जा सकते क्या, ये लोग बोलते थे उस समय, घर के बच्चों को गालियां देते थे। वो बहुत सुबह अखाड़ा चलता था। तो आशन्ना करके एक धोबी का लड़का था तो वो बहुत सुबह आ जाता था और वो आके सफाई वफाई सब करता था। और उतना सुबह ही मैं उठ के पादुका वादुका पहन के जाता था। तो यहाँ मनोहर करके एक पटवारी था, वो कांग्रेस में था, वो शैतान जैसा आदमी था। रात के 3 बजे से उठ के वो घूमता था खूब, वहाँ चाय पीना यहाँ चाय पीना, घूमना उन्होंने। तो वो मेरे को मिलता था तो वो मेरे को जय दयाल गुरु बोलता था। वो तुम भूतों के गुरु है, मैं ही भूत बोल तो मेरे से बड़ा भूत तू है, इतना सुबह बाहर निकल करके घूमता है तू। जय दयाल गुरु बोलना उन्होंने मेरे को। अभी अभी गुजर गया उन्होंने। वो ना उस टाइम पे उनसे बहुत रात से घर आता था मैं, रोकता कोई नहीं था मेरे को, कभी कोई बोला भी नहीं, आखिर तक कोई कुछ बोला नहीं मेरे को। मगर उस टाइम पे सारे लोगों के पास में जाना, उनके पास बैठ के काम सीखना। तो नक्काशी वाला जो जिनगर गोविंदू है, गोविंदू के पास हम लोग बहुत काम सीखे। येल्लप्पा ताता उसके काका थे, गोविंदू का जो दादा था कुंडया, वो उस समय निजाम स्टेट का दूसरे नंबर का कलाकार माना जाता था। उसको उस समय के सोने के तमगे गमगे मिले हुए थे। ये बोलते थे वो नक्काशी का काम करता, पेंटिंग का काम करते थे वो। तो वो जो है उनको काफ़ी बिल्ले वाले मिले हुए थे, तो ये बोलते थे सोने के बिल्ले मिले हैं गुरुजी, हम अंगूठियाँ बना लिए, क्या करते उसको रख के। तो वो बहुत बड़ा कलाकार था। उनकी वो मिनिएचर पेंटिंग करते थे और बड़ी ज़बरदस्त मिनिएचर पेंटिंग। तो येल्लप्पा ताता उसके पास बैठ के सीखे काम। गोविंदू उसका पोतरा, येल्लप्पा उनका भतीजा लगता था। तो येल्लप्पा ताता को बहुत जानकारियाँ थी, बहुत बढ़िया काम वो करना जानते थे, मगर गोविंदू को जानकारी बहुत थी।
गोविंदो को बहुत जानकारी थी। गोविंदो आदिलाबाद का आस्थान शिल्पी माना जाता था। देवालय का जो मठ है, मठ हर जाति के एक आदमी को अपना आस्थान, किसी को आस्थान कलाकार है, कोई आस्थान दर्जी है, तो इस तरह का आस्थान कुम्हार है। तो इस तरह देवालय से, मठ से हर समाज के लोग जुड़े हुए थे, जिनको देवालय की ओर से, मठ की ओर से 2-2 एकड़ जमीन दी गई थी, धनमड़ियाँ। तो वो उस पर वो जीते थे। देवालय के लिए काम करना होता था उनको, साल में 1-2 बार कुछ है, उसके लिए अलग देते थे। तो गोविंदो आस्थान शिल्पी माना जाता था मठ का। तो उनके खानदान के लोग अभी भी, उनका खानदानी काम था वो पूरा मठ कि ये मठ में जाकर के रंग करना, चित्रकारी करना, वो करना, ये करना, सब। तो ये लोग थे। तो गोविंदो के पास में बैठ करके मैं बहुत काम सीखा। तो गोविंदो एक दिन बोला मेरे को, गुरुजी तुम्हारे को कागज़ बनाना बताऊं, कैसे कागज़ बनता है? तो मैं बताओ गोविंदो। तो ये मिट्टी में, ये इसमें काम करने के लिए कागज़ भिगाते थे। ये कागज़ रगड़ करके बहुत पल्प जैसा बनाया। पल्प बना के आटा छानने की छाननी रहती ना, उससे कागज़ बना करके बताया। वो पहली बार कागज़ बनाना, हैंडमेड पेपर बनाना, उसके बाद देखा मैं। और वो बहुत भांति भांति के, वहाँ इतनी जातियों के लोगों से परिचय होता था कि गोविंदो के पास में हर भिक्षावृत्ति वाले लोग वहाँ आते थे। और गोविंदो के घर में एक जवारी का थैला रहता था दरवाजे के पास। उस समय पे यहाँ हर एक घर के पास में, घर के दरवाजे के पास एक जवारी का थैला रहता था। बहुत भिक्षावृत्ति वाले लोग वहाँ आते थे, तो वहीं से उठा करके वहीं देना रहता था उनको। तो गोविंदो के पास में ये सारे पट बनाने वाले, ये सब लोग वहाँ आते थे। पहली बार मैं वहीं पर ये सारी जातियों को देखा हूँ, भिक्षावृत्ति वाली जातियों को, जिनका जीवन भिक्षा पर ही चलता था। तो वहाँ पर देखा मैं इनको सबको। वहीं से जिज्ञासा पैदा हुई खूब ज़्यादा कि ये सब क्या है, कैसा है, क्या चलता है इनका। तो एक एक के पास 40-40 हाथ लंबी पेंटिंगें होती थी, पट होते थे, खिलौने होते थे। तो वहाँ पर मैं ये पहली बार देखा। मगर बात ये है कि येल्लप्पा ताता से काम सीखने के लिए हमको 6 साल मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ा। रोज़ उनके पास में जाना, कई बार वो गालियाँ दे के भगा डालते थे, क्या क्या सीखना है, ये सब बेकार काम ही होती हूँ। तो एक दिन क्या किया, मैं एक पत्थर की मूर्ति बनाया। पत्थर की मूर्ति बना करके इनको बुलाने के लिए गया, दिखाऊं करके इनको। तो रास्ते में गोविंदो और येल्लप्पा ताता दोनों मिल गए। तो मैं बोला, ताता चल के मूर्ति, नहीं हमको बहुत अर्जेंट काम है, बाद में फिर कभी देखेंगे। तो गोविंदो बोला, काका इतने टाइम से बुला रहा है, चलो ना देखेंगे जा करके। तो वो लोग आए, दोनों भी आए, आकर के वो मूर्ति देखे, गणेश की मूर्ति देखे और बहुत देर बैठ गए, काम वाम सब भूल गए, काफ़ी देर तक बैठे रहे, दोपहर हो गई वहाँ पे। तो उसके बाद येल्लप्पा ताता मेरे को काम सिखाना, मेरे से एक संबंध बना। उसके बाद हम लोग आए, येल्लप्पा से काफ़ी काम सीखना चालू किया। उनके घर पे एक स्कूल चालू किए हम लोग, उनकी शैली की पेंटिंग सिखाने के लिए बच्चों को। तो कुछ लड़के लोग मिलकर के रोज़ रात में बैठ के उनसे पेंटिंग सीखते थे। तो पेंटिंग कैसे कैसे करना है, तो उस समय पे पेंसिल नहीं थी, पेंसिल पकड़ना अच्छा नहीं माना जाता था। तो डायरेक्ट ब्रश से ही, सीधा ब्रश से ही काम सीखते थे। तो सुड़गुलू बोलते हैं, ऐसे गोल गोल करना है, फिर लकीरें डालना है। तो ये सारा काम उनसे हम लोग सीखना चालू किया। पूरा टेक्निक उनकी बहुत ज़बरदस्त टेक्निक थी। तो उनका जो काम था पूरा, वो गोविंदो हमेशा एक बात बोलता था कि गुरुजी हमारा जो काम है, बिन मांगे मोती मिले, कि हमारा जितना मटेरियल है एक भी पैसे का खरीदने का नहीं है। इमली के बीज जो फेंक देते हैं, वो सड़ी गली लकड़ी जो किसी काम की नहीं है, वो पुराने कपड़ों की चिंदियाँ, पुराना कपड़ा, वो हमारे काम का। तो जितना भी हमारा मटेरियल है, गोबर है, लकड़ी का भूसा है, ये तो ऐसे ही फुकट में मिलता है और हम इससे पैसा कमाते हैं। और तो वो बहुत ज़बरदस्त लोगों को काम करते थे ना। तो बढ़िया काम उनका, ड्राइंग वगैरह। तो येल्लप्पा ताता से हम बहुत सीखे। तो मेरे को लगा था कि इस पेंटिंग की एक किताब तैयार कर डालना चाहिए, इस शैली की एक किताब बनाना है। वो अभी भी मेरे को लगता है कि बना देना चाहिए, क्योंकि अब तो जानकार कोई भी नहीं रह गया है। तो येल्लप्पा और गोविंदो ऐसे मज़ेदार आदमी थे उस टाइम पे
येल्लप्पा, गोविंदू, वेंकटैया करके था। ये सब बहुत मज़ेदार लोग थे गरीब थे, कंगाल हो गए थे, मगर मानसिक रूप से कंगाल नहीं थे। एक गरिमा थी उनके अंदर, क्योंकि एक हुंदतनम, एक गरिमा थी उनके अंदर। वो गरिमा इस वजह से कि उनके पास जानकारी बहुत थी, बहुत जानकारियाँ थी। आज के कारीगरों के पास कोई जानकारी नहीं, मगर उनके पास इतनी जानकारियाँ थी। उस जानकारी की वजह से इनमें एक बड़प्पन था, एक गरिमा थी एक, और बहुत सहज जीवन जीने वाले थे। एक दिन मेरे को रास्ते में मिले, तो दोनों भी मिले, तो वो कहाँ जा रहे हैं? ये म्यूनसिपालिटी में काम है गुरुजी, जा रहे हैं, जाके आते। तो क्यों, किधर जाना है क्या? तो मैं बोला मेरे को मैं सोच रहा था देवापुर जाके आएंगे, वहाँ भिक्षावृत्ति वाले बहुत है, तो उनको देख के आएंगे, मिल के आएंगे। ऐसा क्या? चलो जाएंगे। वो अपना काम छोड़े और मेरे साथ में चल पड़े। हम तीनों मिलके यहाँ देवापुर मोड़ तक बस में गए। वहाँ से चल के जाना होता था, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कुछ है, चल के गए। जाके फिर भिक्षावृत्ति वालों से मिले, तो भिक्षावृत्ति वालों का जो चौधरी था भोजन्ना, तो उसको बोले कि काठी पापलोड़ू, वो एक है जो खेल बताता है, बहुत मसान जोगी उसको बोलते हैं, तो इसका खेल देखना है। तो उसको बुलाया, अरे रा इधर आ, खेल बता, तेरे को इतना पौवा पीने के लिए पैसे देता हूँ। क्या क्या बोला। तो वो खूब मस्त खेल बताया, घंटा बजाते हुए खेल बताया। इतने बड़े बड़े गोले मुंह से निकाल रहा है, लिंग जैसे अभी निकालते हैं ना, महात्मा लोग निकाल रहे हैं अभी, तो वो गोले निकाल रहा है। तो लकड़ी की कितनी सी मूर्ति को बोल रहा है कि मूत्रम वही उच्च वही बोम्मा उच्च, तो पिशाब करो करके, तो लकड़ी की मूर्ति पिशाब कर दी फटाक से। ऐसे सारे खेल वो बताया खूब। तो हम बोले कि ये कैसा? तो बोले कि कुछ नहीं, ये सब हाथ की सफाई है और कुछ नहीं है, ये हम लोग करते हैं ऐसा। तो वो देख करके हम लोग बाहर निकले, तो कोई चने बेचने वाला जा रहा था, चने लिए, चना लेके बैठ के खाए एक नाले के किनारे, खा के मोड़ तक तो चल के जाना है, तो बातें करते करते मोड़ तक आ गए। मोड़ पे आने के बाद हाँ मोवाला कितना दूर है, चलो चलते जाएंगे, बातें करते करते मोवाला तक आ गए। मोवाला अब आदिलाबाद के लिए क्या बस में चढ़ते हैं, चलो। तो वो देवापुर से आगे 10 किलोमीटर है, पूरा 13 किलोमीटर, तो चलते चलते आ गए पूरा। तो रास्ते भर में बहुत बातचीत। एक दिन उनके साथ में जा रहे कि चलो कहीं पत्थर देख के आएंगे, तो यहाँ अंदुकला गुट्टा है, तो हम तीनों बातें करते जा रहे, वैसे सर नीचे करके बातें करते जा रहे, तो सामने एक बहुत बड़ा सांप था। सांप देखा, गोविंदू देख के हाथ पकड़ के रोका, गुरुजी बहुत बड़ा सांप है यहाँ। तो वो सांप पड़ा हुआ था, तो हम लोग खड़े हो गए। तो इतने में लकड़ी के लिए जाने वाली औरतें आई, जंगल में जा रही थी लकड़ी ढूंढने लाने के लिए, तो वो औरतें भी खड़ी हो गई, अरे सांप है करके। तो औरतें एक पत्थर उठा के सब फेंकी, ठीक है, तो सांप हिला नहीं, मरा हुआ सांप है करके औरतें उसके बाद उससे निकल गई आराम से। उसके बाद हम लोग अभी निकले, तो वहाँ जा कर के बैठ के ये जो वड्डर लोग होते हैं, वड्डरों से मेरे को पत्थरों की जो छेनी जो तैयार की जाती है ना, उसको जो टेम्पर दिया जाता है, पानी दिया जाता है, वो सीखना था। तो फिर वड्डरों के पास बैठ के खूब बातें करके, अब वो छेनियाँ कैसे बनती है, क्या बनती है, टेम्पर क्या इसमें देते हैं, कैसा कैसा देते हैं। तो टेम्पर देने के बहुत ढंग है, वो मैं फिर बाद में बताऊंगा कभी, कैसे कैसे दिया जाता है, पानी कैसे चढ़ाया जाता है, सारी चीज़ों को। तो वो वड्डरों के पास में सीखे। इससे मैं तो हर तरह के लोगों के पास में रहा, उन्हीं के पास में बैठ के वो काम सीखा पूरा। मगर ये इतने मज़ेदार लोग थे, इनमें घटियापन कहीं नहीं था, कहीं घटियापन नहीं था। तो कई बार इनके साथ में कहीं काम चल रहा है, तो मैं भी ऊपर चढ़ करके काम करता था, साथ साथ में हम लोग भी काम करते थे वहाँ पर। और वेंकटैया तो ऐसा आदमी था कि ये काम मेरे को नहीं आता है करके नहीं, उसके मुंह से नहीं निकलता था, हर काम वो करता था। वो सोने का काम भी करता था, वो पित्तल की ढलाई का काम भी करता था, वो मशीन अगर ख़राब हो जाए तो मशीन भी दुरुस्त करता था वो। तो वो लोगों में इतनी बड़ी ताकत थी कि किसी चीज़ के लिए वो लोग रुक नहीं जाते थे। एक बार हम लोग ढलाई कर रहे थे, तो वो ब्लोअर होता है ना पंखा, उसके अंदर की पत्तियां टूट गई, तो वो हवा नहीं दे रहा है। तो ये झट इधर आ रहे, अब क्या करेंगे। तो झट इतना लाया, एक लोहे का टीन का टुकड़ा लाया,
वो पट्टियाँ बनाया, उसको जोड़ा, जोड़ के पंखा चालू कर दिया। तो वो हर चीज वो लोग कर लेते थे। नहीं, कांच के ऊपर भी नाम ठोक लेता था वो। बल्ब होते ना, बल्ब के ऊपर भी नाम ठोक के देता था वो। ऐसा वो तो ऐसा था कि ये काम मेरे को नहीं आता है कि बात ही नहीं थी। वो खूब दारू वारू पीते थे ये सब लोग। तो हम लोग इनका इतना मान करते थे, तो बोलते थे कि गुरुजी तुम लोगों के पास में आके हमको दिक्कत हो जाती है। तुम लोग इतना मान करते, अब हम यहाँ आके दारू नहीं पी सकते, बोलते थे बेटे। हम लोग रोकते नहीं थे, तुमको पीना है पियो ना तुम लोग, हमको उससे थोड़ी लेना देना है। हमको तो तुम्हारे पास जो विद्या है, जो काम है, वो महत्वशाली है। तो उस समय ये था कि मैं साइकिल लेकर के निकलता था। लच्छी राम करके एक था, वो आटे की चक्की थी उसकी, तो वो उसको बोलता मैं लच्छी राम कहीं जाएंगे, वो तो झट तैयार हो जाता था। आटे की चक्की में किसी का इंतजाम करता था, साइकिल पर हम लोग निकल जाते थे। तो रोटी हमेशा साथ में रखते थे खाने की, क्योंकि कम से कम 20 किलोमीटर चले जाते थे, मगर जिस रास्ते से गए उस रास्ते से लौट के नहीं आते थे, फिर दूसरा रास्ता पकड़ना है। तो एक बार हम लोग यापलगुड़ा एक गांव है, वहाँ चले गए। वहाँ से लौटते समय बोला लच्छी राम अब इधर से जाएंगे, चिट्टाल बोरी होते हुए जाएंगे। चलो चिट्टाल बोरी जाएंगे। तो उधर से कचकंटी होते हुए चिट्टाल बोरी चले गए। तो चिट्टाल बोरी इसलिए जाना था मेरे को कि बहुत टाइम से जिज्ञासा थी वहाँ जाने की। मगर एक बार ये कचकंटी गांव का एक गट्टैया करके था, जो हमारे घर में दूध डालता था। तो गट्टैया हमको, जब ये जवारी होती है ना, जवारी के जब बुट्टे हो जाते हैं तो उसको भून के खिलाते हैं, या पिस्कुलू बोलते हैं, तो वो खिलाने के लिए लेके जाता था। जिनके खेती बाड़ी नहीं थी, तो उनके दूध वाले लोग बैलगाड़ी लेकर के आके परिवार को लेके जाते थे। उनके खेत में सारा दिन रख के वो पिस्कुल भुट्टा खिलाना है, खाना खिलाना है, ये सब चलता था। तो एक बार वो पिस्कुल खाने गए जब, तो मैं बोला गट्टैया ये मेरे को एक चिट्टाल बोरी जाना है, बोल तो वो टाल दिया। नहीं नहीं गुरुजी, वहाँ सब दूध दारू पी के रहते हैं, अभी गए तो तुम्हारे को भी पकड़ के दारू पिला देंगे, इसलिए नहीं जाना है करके बोला। तो उस समय तो नहीं गया, मगर उस दिन लच्छी राम के साथ में बोला कि लच्छी राम चलो जाएंगे आज कचकंटी। जब वहाँ चिट्टाल बोरी जब घुसे तो वहाँ मिट्टी खोदी हुई थी। तो मैं बोला कि हो ना हो, या कोई ना कोई काम करने वाला तो रहना चाहिए, या तो कुम्हार होना है या कोई तो कारीगर होना है। तो हम घुसे, पूरा गांव घूमे, फिर वापिस आते में देखे तो एक घर के पास में कुछ सांचे पड़े हुए थे मिट्टी के। एक लड़का बैठा हुआ था, तो वो लड़के से बात करने लगे कि ये क्या है। तो नहीं, ये सांचे है, हम पित्तल की ढलाई करते हैं, मेरा बाप नहीं है, अभी गांव को गए सो है, उन आने के बाद आप उससे मिल लेना। तो वो ये सब जानकारी लेके उस दिन वापिस आ गए, और दूसरे दिन ही फिर मैं चला गया वहाँ पे, सुबह सुबह ही साइकिल लेकर के चिट्टाल बोरी। तो वहाँ दूध राम करके था, जो इसका बाप था बच्चे का, तो उससे बातचीत किया, तो वो मेरे को बताया कि ढलाई वलाई कैसा कैसा करते हैं। तो फिर एक संबंध हो गया, एक परिवार जैसा संबंध उनके साथ में। उनके पास फिर बहुत काम सीखा, वहाँ पे पित्तल की पूरी ढलाई मैं उनके पास सीखा, दूध राम के पास में। मोम से काम करना, ढलाई करना, ये तो वो दूध राम जो था बहुत मज़ेदार आदमी था। और दूध राम को कबीरदास के दोहे बहुत आते थे, खूब दोहे गाता था कबीरदास के वो। और वो जब ढलाई करता था तो उसका भाता जो चलता था, और भाते की आवाज़ के साथ इसका जो गाना चलता था, बहुत मज़ेदार था वो। बहुत दोहे, कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे उसको बहुत याद थे। और उनका बाप था रामचंद्र, जो इतना बढ़िया कारीगर। रामचंद्र बलिष्ठ था, बहुत तकड़ा, पहलवानी किए सो था। कुमरान भीमू की लड़ाई में ये भी गया हुआ था। रामचंद्र भी लाठी लेके गया हुआ था। जब रास्ते में जोड़न घाट के पास पहुंचे तो इनको पता चला कि कुमरान भीमू मर गया, तो ये वापस आ गए थे फिर। और वो काफी तकड़ा था, बलिष्ठ था, और बहुत बढ़िया कामदार था वो। एक दिन मैं उससे कुछ चीजें बनवाया, तो वो इतनी सुंदर चीजें बनी थी ढलाई में, मगर ढलाई करते समय वो तड़क गई थी, कास्टिंग वो तड़क गई थी, एकदम से फट गए थे, मगर बहुत सुंदर चीजें थी। मैं बोला काका ये मेरे को बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैं इसको रख लेता हूँ। तो बोला गुरुजी ओझा का इज्जत जाती,
करके वो हथौड़ी लेके फटाफट तोड़ दिया सबको। हाँ, क्या बोलेंगे, कौन बेवकूफ़ ओझा ये बना के दिया तुमको, करके ओझा की इज्जत जाती गुरुजी, इसलिए मैंने जो था करके तोड़ दिया। और फिर बाद में फिर दूसरी चीज़ें बना करके दिया वो। तो उस तरह के वो लोग थे पूरे ना, कि बहुत मस्त। और वो जो था कभी कभी बाइबल पढ़ता था, फादर लोग जाके बाइबल दे दिए थे तो बाइबल पढ़ता था, गीता पढ़ता था रामचंद्र, और बड़ा बलिष्ठ था। तो बहुत बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, एक आंख से दिखता नहीं था उसको, तो बाइबल भी पढ़ना, वो भी करना, ये भी करना। तो एक दिन मैं वहाँ बैठा हुआ था तो कुछ आ गए झुब्बे पहन के फादर फादर आके तो इसको भी उल्टे घुटने वटने उल्टे करवा के उसको पढ़वाए। पढ़ाने के बाद तो अब मैं निकलने लगा, मैं अपनी जगह बैठे बातें कर रहा था, तो मैं निकलने लगा तो मैं जाके काका अभी जाते बहन करके बोला कि अब हम जा रहे हैं भाई करके बोले। ये लोग कौन है? तो ये लोग बोले ये हमारा आदमी है। क्या काम करता? हमारे जैसा ही काम करता, तो यही ढलाई वलाई करता, मूर्तियाँ बनाता। बैठो बैठो बोले मेरे को भी। मैं भी बैठ गया, कपड़ा डाल के कंधे पे बैठ गया। तुम मूर्तियाँ बनाते क्या? काहे की मूर्ति बनाते? मैं पत्थर की मूर्ति बना, लकड़ी की मूर्ति बना देता, ये सब कर लेते। अच्छा, उसके ऊपर बैठ के काम करते ना, चढ़ पैर में पकड़ के काम करते ना? हाँ, मैं बोला उसके ऊपर बैठ के काम करते, थूक भी देते, चलता नहीं। तो जिसके ऊपर बैठ के काम करे फिर उसकी पूजा करते ना? बोला सब लोग करते, हम भी करते पूजा। हाँ, तो उसको पूजा कर सकते क्या करके पूछा। तो मैं बोला कि भाई वो कर सकते नहीं कर सकते मालूम नहीं, हमको क्या मालूम भाई, बड़े लोगों को मालूम, वो सब करते करके हम भी कर देते हैं। तो वो मेरे को उपदेश देने लगे, खूब तकड़ा उपदेश दिए। तो मैं सुना काफ़ी देर। तो मैं धीरे से फिर बोला मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो बोले। मैं तुम लोग हम मत के लिए निकले या मानवता के लिए निकले, ये पूछा मैं उनसे कि तुम मत के लिए निकले हो या मानवता के लिए निकले हो। खामोश हो गए बेटे। हाँ, हम तो मानव मत के लिए निकले बोलते। मानव मत के लिए तो यीशु निकला था, तुम तो यीशु के लिए निकले हो, है ना। और जरा चर्चा हो गई, काफी चर्चा हो जाने के बाद वो चले गए। तो वो पूरे गांव के लोग मेरे को ये हवाई जहाज अड्डे तक छोड़ने आए। गुरुजी ये लोग आके रोज हमारी जान खाते थे, अब नहीं आते ये लोग। आज बच गए बोले, नहीं तो रोज जान खाते थे। वो ऐसे भी बहुत अनुभव हुए बीच में ना, भांति भांति के लोगों से। तो वो बड़ा उनका समझाने का ढंग बड़ा सुंदर, बड़ा मस्त। देखो इनका लकड़ी का देव है भीमन्ना, लकड़ी का है ना, वो क्या देता, जल नहीं जाता। मैं बोला क्या फर्क पड़ने का, इनके एक लकड़ी है, तुम्हारी 2 लकड़ी है। जलाए तो वो भी जल जाती, जलाए तो ये भी जल जाता। ये एक लकड़ी है, 2 से 1 अच्छा मान रहे बेचारे, चलने दो ना, क्या होने का है। ये 4 बहुत सारे ऐसी बातें ना। ये वो रामचंद्र एक रात से भी हम लोग काम सीखे बहुत, मगर इनके इसमें क्या चला है, वो जहाँ में रामचंद्र बलिष्ठ था, पढ़ना जानता था और बहुत अच्छा कारीगर था। दूधराम शारीरिक रूप से बलिष्ठ नहीं था, अच्छा आदमी था, पढ़ना नहीं जानता था। दोहे एगरा बहुत याद थे और उसको संबंध रखना आता था, रिश्ता रखना आता था दूधराम को। मगर दूधराम का जो बेटा था, न बलिष्ठ, न कामदार, न संबंध रखने वाला, इनमें उल्टा चल रहा है पूरा। दादा बलिष्ठ था, पढ़ता भी था, संबंध रखना आता था, बहुत अच्छा कारीगर था। उसका बेटा बलिष्ठ नहीं था, बहुत अच्छा कारीगर नहीं था, मगर अच्छा आदमी था, संबंध रखना जानता था। मगर उसके बाद उसका बेटा न तो बलिष्ठ, न कारीगर, न संबंध रखना आता था, न पढ़ना जानता था, कुछ भी नहीं। तो वो जहाँ में ये उल्टा चल रहा है, पूरे ये ट्राइबलों में उल्टा चला है। इनके जो दादा वादा थे वो पढ़ना वढ़ना जानते थे, उर्दू फारसी पढ़ते थे। अच्छा, मुकाशी थे, मुकाशी होते हैं इनके गोंडों में, वो मस्त उस समय उर्दू पढ़ते थे। तो ये गांव का हिसाब किताब लेके आते थे पटवारी के पास, मुकाशी लोग घोड़े पे बैठ के। तो कई गांव के मुकाशियाँ होते थे, कभी भी गए तो मुकाशियों के पास जाके बैठ जाते थे। मुकाशी वो लोगों को उर्दू आती थी, उर्दू पढ़ना जानते थे।
और ये मोकाशियाँ बड़े अच्छा ये समाज के कर्ता धर्ता लोग थे। तो गोंडों में एक पद्धति है कि कोई किसी को चप्पल से मार दे तो चप्पल से मारने वाले को तो कुछ नहीं होता है, जो मार खाया है उसका उतारा कर, उसका मुंडन वंडन करके कुछ एक पूजा करते हैं, और वो कार्यक्रम करवाते हैं मोकाशी लोग ज़्यादातर। तो हम पूछे कि ये क्या है, तो वो हमको बताया मोकाशी, एक पत्थर रखा, पत्थर को तोला, पहले उसका वजन बताया, उसके बाद उसको चप्पल से मारे, उसके बाद उसको तोला, वजन बढ़ गया उसका, फिर उसका शुद्धि किया, उसका उतारा किया, उतारा करके फिर तोल के बताया, फिर बराबर हो गया वजन। बोले ऐसा होता है ऐसा होता है, बोले ये उतारा जो है ये ऐसा होता है। वास्तव में क्या था कि मार खाने के बाद जो एक गुस्सा पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है, उसको खत्म करने का एक ढंग था। बदले की भावना नहीं होना है आदमी के अंदर, नहीं तो बदले की भावना। इस इलाके में वैर भाव नहीं रहा, बचपन से इतना घूम रहे ना हम ये इलाका, इस इलाके में वैर भाव कभी नहीं रहा। इतनी ही बड़ी लड़ाई हो जाए तो ज़्यादा लंबा समय नहीं चलता यहाँ पे। दूसरी जगहों पर पीढ़ियों तक चलता है वैर, पीढ़ियों तक चलता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लड़ा, फाटक के बाहर जाके भूल जाता कि मैं लड़के आया। यहाँ वैर भाव नहीं, ये मात्र ना वैर भाव ले रहे, इसलिए लड़ाइयाँ यहाँ नहीं होती। आपस की लड़ाइयाँ, खानदानी लड़ाइयाँ यहाँ नहीं है कुछ भी। ये भूमि गुणा, इस इलाके में वैर भाव नहीं है। पौरुष नहीं है ऐसा मतलब नहीं है, मगर वैर भाव नहीं है। लड़ेंगे जरूर। अब यहाँ आश्रम में एक बूढ़ा रहता था, उशन्ना था, तो उसकी एक औरत के साथ लड़ाई हो गई, खूब लड़ ली है। जा मैं तेरी सूरत नहीं देखती करके उन्होंने बोला, इन्हों भी बोले जा तेरी सूरत मैं नहीं देखती, तो मर जा करके उन्होंने भी गई। तो कुछ दिनों के बाद में इसको हो गया टाइफाइड, मदना बोलते हैं यहाँ पे, और उसकी मदना की दवाई वो औरत पिलाती थी, वो बूढ़ी पिलाती थी। तो जब उसको पता चला कि उशन्ना बहुत बीमार है, मरने वाला है, मदना हो गया, तो वो आई, अरे उशन्ना तेरे को ऐसा कैसा मैं मरने देती रहे, हाँ तू मर गया तो मैं किससे लड़ना करके दवाइयाँ ववाइयाँ घोट के उसको पिला करके दुरुस्त करी। फिर यहाँ फिर तू मर गया तो मैं किससे लड़ना, मेरे से लड़ने वाला कौन है करके, ऐसा स्वभाव है यहाँ का। हाँ, तो ये ना वैर भाव नहीं है यहाँ पर। इस भूमि की बहुत खास बात है ये, पता नहीं अब उसको क्या बोलेंगे। इतना एक अजीब ये है कि जैसे एक बार यहाँ से बस में बैठे हैदराबाद जाने के लिए, गुड़ी अतनूर पे जाके बस खराब हो गई। बस खराब हो गई तो उसमें और आंध्रा एगरा के लोग भी बैठे हुए थे। तो वो बस के ड्राइवर से कंडक्टर को बोल रहे कि जा करके दूसरी बस लेके आओ, हम कैसा जाना, हमारा टाइम खराब हो रहा है। यूँ तो यहाँ के जो लोग बैठे, हाँ दूसरी बस रहे तो नहीं डालते थे क्या वो बस, इतनी रात को बेचारे कहाँ जाएंगे करके ये लोग बोल रहे ये लोग बोल रहे। वो बेटे ड्राइवर कंडक्टर मत तन्ना के सो गए। सुबह में 7 बजे आके दूसरी बस लेके गए, 7 बजे तक वहाँ पड़े रहे गुड़ी अतनूर पे। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको अच्छापन बोलेंगे या क्या बोलेंगे। इस तरह का स्वभाव है यहाँ की भूमि में ना। तो यहाँ की भूमि में वैर नहीं है। हाँ, वो किसी भी लोगों के अंदर नहीं है। कुछ चीजें हैं कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी को, वो एक अलग चीज है। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे किसी को, वो एक अलग है, मगर वैर नहीं है। तो इसलिए इस इलाके में खानदानी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ कभी सुनने में नहीं आती है। वही दूसरी जगहों तो पीढ़ियों तक लड़ाइयाँ चलते रहती है ना, पीढ़ियों तक। यहाँ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सारा जो रहा है पूरा मामला यहाँ का, तो उस तरह से स्वभाव ऐसा रहा है लोगों का। मोकाशी एगरा सब ये काम करते रहते हैं, उसका उतारा कर देना, दिमाग में से निकल जाए। अभी जैसे किसी को बुरा सपना आ गया, तो बड़ा भयंकर सपना आ गया, बुरा सपना आ गया, तो किसी को जाके बोलता था कि ऐसा सपना है, ऐसा सपना है, अच्छा नहीं रहता ऐसा सपना। मगर आज क्या बार है, आज मंगलवार। हाँ, मंगलवार को है तो कुछ नहीं होता, वो अच्छा होता है, शुभ होता है। ऐसा जहाँ कहीं भी आदमी दिमागी रूप से जरा ऊपर नीचे होने वाली बात आती है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे लोग कर डालते थे पूरा का पूरा।
तो हैदराबाद जाने के पहले पहले ये सारी चीज़ें मैं पूरी सीख लिया था यहाँ। सब कुछ मैं बहुत कुछ सीखा था, बहुत टेक्निकें सीख लिया था। सुनारों के दुकान में बैठ के भी बहुत कुछ सीखा मैं। तो वहाँ इतना सब कुछ देखने आता है, पूरी वो रसायन क्रियाएँ, रस क्रिया है, पूरी रसायन क्रिया है सुनारों के पास। तो वो सब काफ़ी अच्छे से ना, सोने को शुद्ध करना, चांदी को शुद्ध करना, धातुओं को पानी बना देना, ये सब सोने चांदी को पानी बना रहे थे लोग, बकेटों में भर के रखे रहेंगे। ये सब बड़े आसानी से ये लोग करते हैं यहाँ पर। इस तरह से पूरा उस समय पे ये इतने लोग थे ना यहाँ पे, जिनके पास बैठ बैठ के मैं बहुत सारी चीज़ें समझा, देखा। मगर उसकी समझ फिर बाद में आई, मेरे को बहुत बाद में आई, मगर देखता ज़रूर रहा ये सारी चीज़ें, कला के रूप में, उसके रूप में, इसके रूप में पूरा। तो जब हैदराबाद जाने के बाद तो फिर 5 साल तो वहाँ भी थे हैदराबाद में। मगर छुट्टियों में जब भी आ जाते तो यहाँ चांदा करके एक जगह है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, तो पूरी गर्मियाँ चांदा में बिताता समय। वहाँ बहुत मूर्तियाँ हैं। कभी एक विशाल देवालय रहा होगा जो गिर गया है पूरा, तो हर खेत को उसके पत्थर लगा लगा करके रखे हुए हैं। तो वहाँ जा कर के बैठ के ड्राइंग करना, प्रोपोर्शनों की जानकारी लेना, ये सब मैं चांदा में करता था बैठ करके। खूब चांदा में शिल्प शास्त्र की जानकारी पूरी चांदा में मैं बहुत ज़्यादा लिया, क्योंकि बाद में जब शिल्प शास्त्र देखे तो इसके प्रोपोर्शन प्रमाण मेरे लिए नए नहीं थे। वो सब मैं यहाँ निकाल लिया था बैठ करके कि इसका क्या प्रोपोर्शन है, क्या प्रमाण है, क्या सूत्र है, पूरे ये सब यहाँ पर मैं चांदा में बैठ करके जानकारियाँ लिया था पूरी की पूरी। तो चांदा एक बड़ा आज से 2000 साल पहले समझो, 4वीं शताब्दी में वो चंद्रपुरी के नाम से एक बड़ा ये था, ये जैनियों का चातुर्मास बिताने की जगह थी, ऐसा मानते हैं। तो वो यहाँ चातुर्मास बिताते थे। उसके बाद बरसातें खत्म होने के बाद फिर ये जंगल से पार निकलते थे। जैनी चल के चलते हैं हमेशा, तो वो चातुर्मास बिताने की जगह थी। तो ऐसा कहा जाता है कि मलिक काफूर के टाइम पर वो ख़त्म किया गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, वारंगल जाते समय इसको नाश करके गया था। तो यहाँ क्या है कि अब जैसे चिट्टाल बोरी है, चिट्टाल बोरी उसका नाम क्यों है? तो हम लोग जब भी किसी गांव में गए तो उसका इतिहास पूछते थे कि ये गांव की खासियत क्या है, क्या इतिहास है इसका। तो चंद्रपुरी का, चांदा का अपना इतिहास है। अब चिट्टाल बोरी नाम क्यों आया? वहाँ लोहा बनता, लोहे का जो मैला निकलता है उसको चिटलम बोलते हैं। तो वो चिटलम इतना सारा फैला हुआ है, उसके ऊपर वो गांव बसा हुआ है, तो वो चिट्टाल बोरी है। अब यहाँ पे मोरल गुट्टा, वहाँ किले तैयार होते थे ऐसा। तो कई झाड़ों के नाम से गांव है। मामिड़ी गुड़ा, जहाँ आम के झाड़ बहुत रहे वो मामिड़ी गुड़ा हुआ है। यापल गुड़ा, जहाँ नीम के झाड़ बहुत रहे वो यापल गुड़ा हुआ। मेड़ी गुड़ा, जहाँ ये गूलर के झाड़ बहुत रहे वो मेड़ी गुड़ा हुआ। ऐसा जहाँ जो झाड़ ज़्यादा थे वो झाड़ों के नाम से भी गांव के नाम बसे, गांव के नाम बने हैं पूरा ऐसा। पीपल ढरी, ये सब जहाँ पीपल का झाड़ है, इस तरह से ना पहाड़ों के नाम से भी है। अब चंद्रपुरी है, जैनत है, ये सब। जैनत तो जैननाथ, जैनत जो था जैननाथ था, वहाँ पे तीर्थंकरों की मूर्तियाँ थी जैनत में। तो इस तरह से 4वीं-5वीं शताब्दी तक तो ये इलाका पूरा पक्का जैनियों का था, ये जैन समाज था पूरा। 11वीं शताब्दी तक जैन रहा है समझो। उसके बाद में यहाँ शैव वैष्णव ज़्यादा हुए। फिर उस समय तक यहाँ पूरा जैन समाज था। दिखाई देता है वहाँ के, यहाँ के मंदिर जितने भी है पूरे सब जैन मंदिर हैं। क्योंकि जैन मंदिरों में गर्भगृह, अर्धमंडप और मंडप होता है। तो यहाँ के सभी मंदिरों में ये चीज़ है। जैनत का मंदिर है, सदरपुर का मंदिर है, दुर्वा सांगड़ी है, वगारा है, चनाखा है, और फिर सैदपुर सांगी है, चिंचू घाट है, झरी है, झरियाँ या 2-3 झरियाँ हैं, वहाँ भी मंदिर हैं। धामन झरी है, धामन झरी में मंदिर, यहाँ झरी में मंदिर है। तो ये सब मंदिर 4वीं-5वीं शताब्दी के बने हुए मंदिर है पूरे सभी। काफ़ी विशाल विशाल मंदिर ये बने हुए हैं, और ये कभी जैनियों के रहे हैं पूरे। पर ज़्यादातर इस इलाके के गांव पूरे 3 तरफ पहाड़ और एक तरफ नदी देख करके उसके बीच में गांव बसे हुए, वहाँ ये मंदिरां दिखाई देते हैं हमको।
उस सुरक्षा वगैरह ये सारी चीज़ों को दृष्टि में मंदिरों का अध्ययन उसी समय अखाड़ा वखाड़ा चलते समय किए थे। यहाँ आके चांदा में बैठ के मैं मूर्तियाँ बनाता था, पूरा ड्राइंग करता था, स्केचिंग करता था वहाँ पे हम लोग। तो ये सब उस समय वहाँ पे करते थे चांदा में। तो 1.5 महीना वहीं बिताता था चांदा में, गर्मियों में। सुबह ही रोटी बांध के चले गए, शाम में फिर आने का वहाँ से। तो काफ़ी अच्छा शिल्प कला का अध्ययन वहीं किया मैं चांदा। हैदराबाद की पढ़ाई में तो आधुनिक पढ़ाई थी पूरी। वहाँ पढ़ाई में क्या था, 2 साल तो सब मिलके था। 2 साल के बाद में मैं तो स्कल्पचर ले लिया, शिल्प कला। तो उसमें ये कि स्टिल लाइफ बनाना है, लाइफ स्टडी करना है, कंपोजिशन करना है, ये सब वहाँ की पढ़ाइयों में। एक मॉडल को खड़ा करना है, उसका पुतला बनाना है, या कुछ चीज़ें रख देना है, उसको बनाना है। ये आधुनिक पढ़ाइयों का ये रहा है पूरा। तो फिर क्रिएटिव वर्क के नाम पे कुछ भी करना है, सृजनात्मक काम, ये मेरा क्रिएटिव वर्क है करके बोलना है। कंपोजिशन होता था, कई चीज़ों को कंपोज करना है, किस सब्जेक्ट को लेकर के, किसी को लेकर, विषय को लेकर। तो हैदराबाद में जब पढ़ते समय कॉलेज में क्या होता था, जब मैं जाता था तो हमारे 3-4 लेक्चरर थे। एक तो उस्मान अहमद सिद्दीकी, मार्थन राव कुलकर्णी, यक्का यादगिर राव, शेख पीरान, ये लेक्चरर थे। सुबह में जाते ही 1 घंटा भर 1.5 घंटा भर बैठ के खूब बातें होती थी, ये सुनते थे बैठ के। खूब बातें होने के बाद में फिर काम चालू, फिर काम वाम करते थे ऐसा। दोपहर का खाना उस्मान साहब और कुलकर्णी साहब दोनों लाते थे हमारे लिए। हैदराबाद में पढ़ते थे तो सुबह घर पे अब कौन खाना वाना पकाना। तो चिक्कड़पल्ली में एक वेंकटेश्वर मंदिर है, तो उस वेंकटेश्वर मंदिर में जाता था मैं, खूब घंटा बजाता था। आरती के टाइम में घंटा बजाना है, तो वो पुजारियाँ वगैरह बहुत दिन तक देखने के बाद फिर हो जाता ना भाई, तो वो मेरे को खूब ज़बरदस्त प्रसाद देते थे। वो नाश्ता हो जाता था दध्यो जन्म, फुलियोहारा या चना, बड़ा तकड़ा रहता है वो प्रसाद। तो वो प्रसाद मेरे को खूब तकड़ा देते थे वो लोग, अच्छा पत्तल में। वो प्रसाद खाए चले कॉलेज को। दोपहर का खाना तो इनके साथ हो ही जाता था, ये लोग लेके आते थे। कभी उस्मान साहब अंडा वंडा लाए तो बाजू में बैठ जाते थे कि आज तुम्हारा खाना नहीं है शर्मा साहब करके कुलकर्णी साहब के पास खाइए आप ऐसे। वहाँ हैदराबाद में बड़ा अच्छा निकला। तो हैदराबाद में क्या था, कॉलेज से निकलते थे तो जब वो पहाड़ के ऊपर में वेंकटेश्वर मंदिर बन रहा, तो उसके पूरे कारीगर राजस्थान से आए, और वो संगमरमर का था, मार्बल का, बिरला मंदिर। तो वो संगमरमर इसी इलाके का तो नहीं है पत्थर, वो काम कब सीखेंगे करके मैं वहाँ जाता था। वहाँ जाके एक बुजुर्ग कारीगर से परिचय कर लिया था। मैं जाते ही वो छेनी हथौड़ी देता था मेरे को, मैं काम करता था खूब 1-2 घंटे, खूब पत्थर की छिलाई करना। क्योंकि संगमरमर छीलना अलग है, ग्रेनाइट को छीलना अलग है। दोनों की छेनी का, हथौड़ी का, सब कुछ अलग है एकदम। क्योंकि इसमें सीधी मार मार्बल में कभी नहीं पड़ सकती, इसमें सब तिरछा चलता है। और इसकी जो हथौड़ी होती है, हथौड़ी के अंदर शीशा भरा हुआ, शीश भरा हुआ होता है कि उसमें छेदा करके शीश भरते हैं। क्योंकि उस पर बहुत जोर की मार नहीं पड़ना है, क्योंकि उसकी मार अगर सीधा अंदर तक जाती है तो उसको फिर कितना भी पॉलिश करो वो मार दिखाई देती रहती है, वो ख़त्म नहीं होती है। तो उसकी हथौड़ी में शीशा भरा हुआ रहता है, बड़ी बड़ी हथौड़ी है पर शीश भरा हुआ रहता है, उससे चलता है, बहुत जोर की मार नहीं पड़ती। तो वहाँ पे वो काम सीखता था मैं, काफ़ी काम करने का। वहाँ से फिर चल के आना, लिबर्टी के पास में अमेरिका को जाने के लिए एक मंदिर बन रहा था। तो वहाँ पे तमिलनाडु से काफ़ी कारीगर लोग आए हुए थे जो ग्रेनाइट पे काम कर रहे थे। ग्रेनाइट बहुत कठोर पत्थर होता है। तो यहाँ आने के बाद में एक पिरमालू करके था, उससे परिचय हो गया था। उसको तेलुगु हिंदी तो आती नहीं थी मगर दोस्ताना जरूर था परिचय हो गया था। उससे परिचय तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम में ही हुआ था, मगर वो यहाँ काम के लिए आया तो मेरे को देख के पहचान लिया। तो फिर उसके पास जा करके 1 घंटा 2 घंटा फिर वहाँ काम करता था मैं, ग्रेनाइट का। दोनों पत्थर एकदम विपरीत थे, वहाँ एक तरह का काम, यहाँ एक तरह का, ग्रेनाइट का काम भी करता था। फिर वहाँ से आकर के चिक्कड़पल्ली
चल के आना। कई बार संस्कृत सीखने के लिए जाता था मैं, यूनिवर्सिटी के रास्ते पे सुरभि करके एक जगह थी, तो वहाँ जाता था मैं संस्कृत पढ़ने के लिए। वो होली के दिन बेटे परीक्षा रखे संस्कृत वाले, काय की परीक्षा त्योहारों को भी परीक्षा रखते करके मैं गया नहीं, फिर गया ही नहीं फिर वहाँ पे वो रह गई संस्कृत। मैं त्योहार नहीं देखते, मठी नहीं देखते, होली के दिन भी कोई परीक्षा रखता क्या? या होली खेलेंगे परीक्षा देंगे करके मैं लड़ झगड़ के आ गया वहाँ से वो परीक्षा नहीं दिया था मैं। मेरे को संस्कृत सीख लेना करके था काफ़ी, क्योंकि शिल्प शास्त्र वगैरह पूरे संस्कृत में है, अपने हर सारी चीज़ संस्कृत में है। संस्कृत के हमारे कितने ग्रंथ हैं मालूम है तुमको? कितने ग्रंथ हैं हमारे पास? 40,000 ग्रंथ है। तंजौर लाइब्रेरी में तकरीबन कुछ है ग्रंथ, 35-40,000 ग्रंथ वहाँ है। मूल लिपियाँ प्रतियाँ पड़ी हुई है वहाँ पे, है वहाँ पे। अभी इन्हों गया था मगर वो देखने नहीं देते हैं, बाहर से देखने हाथ नहीं लगाने देते उसके। फिर ये लोग भी उसका अनुवाद नहीं, जिराक्स नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही पड़े पड़े वो खत्म हो जाएंगे पूरे के पूरे। माइक्रोचिप वगैरह पे भी नहीं रखा गया? नहीं किए हैं, नहीं कर रहे हैं, और किसी को करने भी नहीं देते। ये बहुत बुरी आदत है अपने पास में, किसी को करने भी नहीं देते, वो ऐसे ही नाश होंगे पूरे के पूरे। अब ये जितने 40,000 ग्रंथ हैं, ये आध्यात्म के ग्रंथ तो नहीं होंगे ना पूरे, खाली अध्यात्म के ग्रंथ या ब्राह्मणों के ग्रंथ तो नहीं होंगे ना। तो उसमें तो बहुत शास्त्र है पूरे, क्योंकि अपने पास में महावत शास्त्र भी है। हाथी का भी शास्त्र है पूरा। महावत लोग भी अपना शास्त्र बना के रखे थे कि हाथी को कैसे चलाना है, हाथी को कैसे वश में करना है, हाथी की बीमारियां क्या होती है, क्या इलाज करना है, हाथियां किस तरह की भाषा समझते हैं, ये सारा उसमें बहुत गहराई से लिखा हुआ है। तो मेरे को ये अनुमान आता है कि हर कारीगरों का भी ऐसा शास्त्र होना चाहिए, तो वो निकालना कभी कोई कहीं से बैठ करके। तो इसलिए संस्कृत सीखना करके बहुत था। तो वो संस्कृत सीखे, तो तमिल में तो संस्कृत में लिखी जाती है, तो तमिल के लोग संस्कृत लिखने के लिए ग्रंथ लिपि अलग बनाए हैं। तो जिस आचार्य के पास मैं संस्कृत सीख रहा था, तो उन्होंने बोला कि संस्कृत सीखने से ही कुछ नहीं होगा, तुमको ग्रंथ लिपि भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो जितने ग्रंथ है वो अलग लिपि में लिखे हुए हैं, इस तरह से। तो फिर बाद में बहुत तरह के काम भी हैदराबाद में मैं देखा करा। क्या है, एक दिन 4थे साल में आ गया था मैं, 5वां साल बाकी था हैदराबाद में। तो एक दिन उस्मान अहमद सिद्दीकी मेरे पास में आए, हमारे उस्ताद, आके मेरे को बोलते हैं कि शर्मा जी आप बहुत काम करते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा काम है, बहुत अच्छा लगता है, मगर मेरी एक इच्छा है। वो क्या इच्छा है सब बताइए आप। तो बोले कि एक लकीर भी है, तो ये शर्मा की लकीर है, लोग बोलना बोले। तो मैं उस दिन सोचा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो वही कर रहे हैं जो देखा सुना और पढ़ा, वही काम हम लोग कर रहे हैं, है ना। उससे बाहर का तो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आदमी की कल्पना तो उतनी ही दौड़ती है जितना देखा सुना और पढ़ा है, उससे हटके कुछ नहीं करता ना। तो फिर बाद में वहाँ से मेरा काम एकदम बंद हो गया, कॉलेज में काम बंद हो गया एकदम से, फिर काम में कुछ किया नहीं। तो खूब घूमा हैदराबाद में, खूब घूमा। तो पुरानी बस्ती में बहुत हवेलियाँ थी, खूब लकड़ी का काम था वहाँ पे, काफ़ी ड्राइंग करता था, बहुत जानकारियाँ लेता था। हमारे दिमाग में एक बड़ी बेचैनी सी थी कि क्या काम करना है, क्या होना है। कि 2 प्रश्न बड़े कि सृजनात्मक काम किसको बोलेंगे, यह पहला प्रश्न ये कि कला क्या है। तो हैदराबाद में एक रामकृष्ण दास करके एक थे साथीदार, तो हम उनके पास में बहुत काम किए। वो चिकटपल्ली के मंदिर में मेरे को मिल गए थे, तो हमारा भी कोई ठिकाना नहीं था। तो रामकृष्ण दास के साथ में काम सीखते थे हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करते थे। तो वो पहले म्यूजियम में थे, पता नहीं कैसे कैसे उनकी नौकरी गई थी। तो उनको बौद्ध शिल्प कला की बहुत जानकारी थी और बहुत अच्छे नृत्य को जानते थे। वो नटराज रामकृष्णा के साथ नृत्य सीखे होते, भरतनाट्यम। तो उनके साथ हम लोग काम करते थे खूब। तो ये अभी हैदराबाद का क्रिस्टल बार शॉप है, और सिकंदराबाद में कुछ होटल है, गार्डन रेस्टोरेंट है। तो इसकी सीलिंगें हम लोग बनाए, बड़ी बड़ी छतें बनाए हैं हम लोग, सीलिंग का काम किए हैं।
और क्रिस्टल बार सब पूरा बनाए हम लोग। तो ऐसे बहुत होटलों में काम किए और सिनेमाओं की सेटिंगा बनाए। सिनेमाओं की सेटिंग बनाना कुत्ते की जिंदगी बेटी। इतना जल्दी जल्दी काम करना होता है, कोई बेचारा कहीं घुस के सो के तो उसको लात मार के उठाते, चल काम करो। बहुत फटाफट करना रहता है ना वो सब कुछ। और सिनेमा की सेटिंग अभी दास साहब के साथ किए, दास साहब के साथ बहुत काम किए। तो एक बार जब हरिजन महासभा होने वाली थी हैदराबाद में, तो तेलुगु महासभाएं हो गई थी, हरिजन महासभा होने वाली थी। तो उसके लिए दास साहब को 3 पुतले बनाने का ऑर्डर मिला था। अंबेडकर, संजीवैया और फिर गांधी, ये 3 पुतले बनाने का था। तो अब गांधी और अंबेडकर तो बनाए, 6 दिन में 3 पुतले बनाना, दिन रात काम कर रहे हैं हम लोग। टाइम ज़्यादा नहीं था, 1 हफ्ते में बनाना है। लाइफ साइज बड़े बड़े पुतले, संजीवैया का तो 8 फीट का था पुतला। तो क्या हुआ कि गांधी जी और अंबेडकर तो फटाक से बन गए, इनमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। गांधी जी का तो गुंडू चश्मा रहे बस हो जाता है, अंबेडकर का उंगली रहे तो बस है। तो अब संजीवैया का पुतला बनाना, तो फुट वहाँ ले करके कर आ करके लकड़ियाँ ऐसा बांधे थे, गोवा बांधा हुआ था, निचला धड़ दिखता नहीं था। तो बड़े बड़े उस्ताद सब आते थे, तो चेहरा बनाना ना, तो वो दास अटपक में तो उधर लगाओ उधर लगाओ, दास साहब इधर से निकालो इधर से निकालो। तो ऐसा करते करते वो चेहरा बना, लाइकनेस तो आ गई, वो दिखने तो लगा। मगर जब ये सब लकड़ियाँ खोल दिए तो ये वो सर जो था ये कंधों के बराबर था। अरे क्या करना। अब इसको थोपेंगे तो मोटा हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से उसको जैसा तैसा दुरुस्त किए। दुरुस्त करके जब लेके गए वहां पे पुतले लगाने के लिए, तो पंचायत पड़ गई वहां पे कि जगजीवन राम का क्यों, कैसे नहीं पुतला, नहीं तो ये भी नहीं लगा देते। तो फिर रातों रात जगजीवन राम ड्राइंग वाइंग पेंटिंग वांटिंग तैयार किए, रातों रात तैयार करके ले जाके फिर लगाए वहां पे। तो इस तरह के बहुत काम हम लोग किए ना, खूब उटपटांग काम। ये जब रॉयल सिनेमा हॉल बन रहा था, तो उसमें हमारे शेखपीरा साहब मूर्तियों का ऑर्डर ले लिए थे, तो हम लोग भी जाते काम करने के लिए। तो ऐसे वो बहुत ऊंचे मूर्तियां बन रही है, तो वहाँ ऊपर चढ़ के गोवा पे काम करना, तो हम लोगों को आदत तो नहीं, तो हम लोग भी चढ़ के काम करते थे, मगर पीछे हट के देखना ना। तो एक दिन जरा जरा पीछे हटने लगा, तो एक औरत बैठ के घस रही थी वहाँ पे, वो पैरा पकड़ी मेरे, सस्ता हूँ मर जाता रे करके बोलती हूँ ना। तो जब मैं नीचे देखा तो वो हाल में लगाने के लिए जो कुर्सियां रखी हुई थी, वो सब कुर्सियां ऐसे रखी हुई थी, हाँ उल्टी करके उसके ऐसे तेज किनारे ऊपर से। अरे बाप रे, गिरता तो इस पे गिरता बेटा, ये सब कैसे घुसते थे के अंदर शरीर के। इतनी जान घबरा गई, उसके बाद नहीं चढ़ा फिर मैं ऊपर। क्योंकि उसके आदत होना पड़ता। ये खूब काम। बद्री विशाल पित्ती की बेटी की शादी थी, तो दास साहब ऑर्डर पकड़ लिए सजावट का, तो खूब फूलों से सजावट करना, तो पूरा स्टेज सब फूलों से बनाने का किए हम लोग। काफ़ी काम किए, ये सब बहुत भांति भांति के काम किए। तो मेरे दिमाग में मात्र यही एक चलता था कि कला क्या है और सृजनात्मक क्या है, क्रिएटिव वर्क किसको बोलेंगे। तो एक दिन एक औजार लेके ऐसे कान में घुमा रहा था मैं, घुमाते घुमाते वो पता नहीं कहाँ लग गया, मालूम नहीं, तो मेरे कान में से पानी बहने लग गया।